Audio Jungle। बीरगढ़ राज्य के छोटे से गांव में रतन और बिरजू नाम के दो भाई रहा करते थे। रतन बिरजू का बड़ा भाई था। बिरजू जहां अपने पिता सुखदेव के साथ मेहनत से उनके काम में हाथ बटाता था, तो वही रतन हमेशा घर पर आराम करता रहता। एक दिन सुखदेव रतन से बोला, अरे ओ रतन, अरे भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेत में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर में आराम करते रहते हो, पड़े रहते हो। अरे क्या है ये? सुनो, कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अरे भाई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? अरे क्या होगा पिताजी मेहनत करके? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है पिताजी। वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं, मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। बताइए भला। अरे रतन, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में तुम्हें कोई अपनी लड़की भी ब्याहने को नहीं देगा। आहा, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाते हुए तो बिताना नहीं चाहता। जब मैं छोटा था तब भी आपके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, और आज भी आपके पास केवल 2 बीघा ही जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूंगा। अरे कुछ बड़ा करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे दिन भर घर पर पड़े पड़े बड़ा आराम नहीं किया जाता है। बड़े आए बड़ा करना है और बड़े आराम कर रहे हैं ये। देखिए पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलेगा ना, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे। अरे मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम वाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना। सुखदेव निराशा मन से अपने खेत में चला गया। सुखदेव को निराश देख उसका बेटा बिरजू सुखदेव से बोला, देखिए पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है कि आपने भैया से आज फिर से काम की बात की है, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा दिया। क्यों? अरे हाँ, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरे बाद रतन का क्या होगा। हाँ समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए पिताजी, सब सही हो जाएगा। अगले दिन सुखदेव बिरजू के साथ खेत पर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर सुखदेव बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आप इस गरीब के घर पर सब ठीक तो है? सुखदेव, तुम तो जानते हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है सिवाय एक पुत्री के। और अब क्या है कि मेरी पुत्री राधा विवाह के योग्य हो गई है। मैं और मेरी पत्नी अब देख तो रहे हो, बूढ़े हो चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? बात ये है कि मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र रतन बहुत ही ज्यादा पसंद है, और राधा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है। अब मैं अपनी पुत्री राधा का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता हूँ। अब मुखिया जी,
आप तो जानते हैं कि रतन कोई काम वाम नहीं करता है। हाँ, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाई, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बिटिया और दामाद का ही तो होगा, और किसका होगा बताइए भला। कुछ दिन बाद रतन और राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति राधा और रतन के नाम कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ चला गया। रतन अपने पिता सुखदेव से बोला, देखा पिताजी, भाग्य का खेल। मैं कोई काम नहीं करता था, मगर भाग्य का खेल देखिए, मुझे राधा जैसी सुंदर पत्नी भी मिली और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी। हाँ रतन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे भाई, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भला मेरे लिए क्यों बुरा होगा। लेकिन हाँ बेटे, एक बात अपने जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वो चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता, ये मेरी बात याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर रतन हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद बिरजू का विवाह भी मोहिनी नाम की एक गरीब कन्या से संपन्न हो गया। बिरजू के विवाह के बाद सुखदेव बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों बाद वो इस संसार को छोड़कर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद बिरजू और मेहनत करने लगा, तो वही रतन हमेशा अपने कमरे में आराम ही करता रहता। कुछ दिन बाद रतन की पत्नी राधा और बिरजू की पत्नी मोहिनी गर्भवती हो गई। अपने भाई को दोनों हाथों से धन लुटाता देख एक दिन बिरजू रतन से बोला, भैया भैया, क्या कर रहे हो आप? अरे, आप जिस तरह से दोनों हाथों से धन लुटा रहे हो ना, मुझे उस तरह से आपका भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो आप? देख बिरजू, अपने काम से काम रख। अरे, पिताजी भी हमेशा मुझे नसीहत देते रहते थे, मगर देखो क्या हुआ। अरे, मैं कुछ भी नहीं करता, मगर फिर भी मेरे पास तुमसे अधिक धन है, और तुम दिन भर 2 बीघा जमीन पर कड़ी धूप में हल जोतते रहते हो। तब भी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। अरे, अगर मैं उस जमीन में से अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन वापस मांग लूं ना, तो हो सकता है कि तुम 2 वक्त का पेट भर के भोजन भी न कर पाओ, और बड़े आए मुझे नसीहत देने वाले। भैया, जमीन में से 1 बीघा जमीन आपकी है, बिल्कुल सही है। आप जब चाहे खुशी खुशी रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 बीघा जमीन पर ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इतना बोलकर बिरजू चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद रतन की पत्नी राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और वही बिरजू की पत्नी मोहिनी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। ये देखकर रतन बिरजू का मजाक उड़ाते हुए बोला, देख बिरजू, बात वही घुमा फिरा कर भाग्य पर आ जाती। देखो, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और तुम्हें सिर्फ एक पुत्री हुई है। भैया, ये पुत्रियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। मुझे पुत्री होने से कोई आपत्ति नहीं है। अरे, कभी सोचा है कि जब तुम्हारी पुत्री बड़ी होकर विवाह के योग्य हो जाएगी, तब तुम उसका विवाह कैसे करोगे? सोचा है कभी?
तुम उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करोगे? भैया, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हाँ, मेहनत पर भरोसा? अरे इंसान की सारी मेहनत भाग्य पर टिकी होती है। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ वर्ष बाद बिरजू की पत्नी मोहिनी बिरजू से बोली, हमारी बेटी सुलेखा 5 वर्ष की हो गई है और आप तो जानते ही है कि बिटिया कितनी जल्दी जवान होती है। तुम कहना क्या चाहती हो मोहिनी? मैं देखती हूँ कि आप अपने खेत में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल भी आपके खेत में ही उगती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फसल को गांव के जमींदार को बेचने के बजाय राज्य में क्यों नहीं बेचते। मुझे विश्वास है कि आपकी फसल राज्य में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मोहिनी। कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। अगले दिन बिरजू अपनी फसल काटकर बैलगाड़ी से बीनकर राज्य चला गया। मोहिनी ने सच कहा था, बिरजू की फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी। घर आकर बिरजू सोने के स्वर्ण मुद्राएं मोहिनी को पकड़ाते हुए बोला, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था मोहिनी। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी फसल राज्य में इतने अच्छे दामों पर बिकी है। हाँ, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं वर्षों में भी नहीं कमा पाता। एक किसान ही बहुत अच्छा और सफल व्यापारी बनता है। अब आप अपनी फसल राज्य में ही जाकर बेचा कीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो मोहिनी। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद बिरजू अपने खेत में और कड़ी मेहनत करने लगा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसके खेत में फसल और अच्छी उगने लगी। बिरजू उस फसल को बीनकर राज्य में बेच आता। कुछ ही वर्ष में बिरजू के पास 25 बीघा जमीन हो गई। बिरजू की गिनती अब बीनकर राज्य के अच्छे व्यापारियों में होने लगी। उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। बिरजू की बेटी सुलेखा अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। सुलेखा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी। सुलेखा पूरा दिन जंगल में बिताती तो वही रतन का बेटा मोहन दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता। सुलेखा बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा जंगल में दिन दिन भर रहना सही नहीं है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे जड़ी बूटियां में कितना दिलचस्पी है। तभी सुलेखा की माँ मोहिनी मुस्कुराते हुए बिरजू से बोली, हमारी बिटिया सही कहती है जी। आप जानते भी है, अभी 3 दिन पहले गंगा मौसी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि गांव के सबसे बड़े वेदों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हमारी बिटिया सुलेखा जंगल से पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी तोड़ कर लाई और जैसे ही उसने वो जड़ी बूटी गंगा मौसी को खिलाई, गंगा मौसी स्वस्थ हो गई। ये देखकर तो वेदे भी पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। कमाल की बात है, हमारी बिटिया इतनी ज्ञानी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। तभी वहाँ पर बिरजू का बड़ा भाई रतन आ पहुंचा और बिरजू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया, अपनी बिटिया को जंगल में जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करवाने की बजाय उसका ध्यान चूल्हा चौका में लगवाओ भाई।
क्योंकि विवाह के बाद तो उसे वही करना है ना। ये क्या करवा रहे हो आप? देखिए जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बिटिया पर ध्यान देने के बजाय आपको अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत यहाँ ना आती हो। आहा, अब लड़के तो इस उम्र में आवारागर्दी करते ही हैं। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था तब मैं भी यही किया करता था। और मेरे पिता मुझे हमेशा पाठ पढ़ाते रहते थे। लेकिन देखो, बिरजू दिन भर कड़ी धूप में अपना शरीर थकाता है और मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, मजे करता हूँ। अगर मेरे पति ने अपना शरीर थकाया है तो उन्होंने बहुत कुछ अपने मेहनत के बलबूते कमाया भी है। पिताजी 2 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, मगर आज मेरे पति के पास 25 बीघा जमीन है। हाँ, तुम्हारे पति ने वर्षों मेहनत करके 50 बीघा जमीन खरीदी है। अरे मेरे ससुर ने कुछ ही क्षणों में अपनी 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी, जो कि मेरा पुत्र मोहन की है। तो फिर उसे भला काम धंधा करने की क्या ही आवश्यकता है, हैं? इतना बोलकर रतन वहां से चला गया। रतन के जाते ही मोहिनी अपने पति बिरजू से बोली, सुनिए जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जब से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई आपका मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। हमने अपने गांव में जो दूसरा घर बनवाया है, हम वही जाकर रहेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बिरजू अपनी पत्नी और अपनी पुत्री सुलेखा के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई दूसरे घर में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रतन का बेटा मोहन जंगल में ऐसे ही टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे रखी हुई एक बहुत बड़ी पोटली पर पड़ी। इस पोटली का कपड़ा तो राजमहल में ही उपयोग होता है। आखिरकार ये पोटली यहाँ क्या कर रही है? मोहन ने जैसे ही पोटली खोली तो उसकी आंखें चुंधिया गई। मोहन ने देखा कि उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती रखे हुए थे। मोहन सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती है। तभी मोहन की नजर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। मोहन उस व्यक्ति को पहचानता था। मोहन अपने आप से बोला, ओह, ये तो वीरगढ़ राज्य के महाराज विक्रम का मंत्री चतुर सिंह है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मोहन ने देखा कि चतुर सिंह के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और चतुर सिंह उससे आहिस्ता से बातें कर रहा था। अरे, मैंने वर्षों में राजमहल से ये स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती चुराए हैं। तुम एक काम करो, इन्हें दूसरे राज्य में मेरे मौसा को दे आओ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि ये चुराया हुआ खजाना है। हाँ, जब ये चुराया हुआ है तो फिर इस पर तो मेरा भी अधिकार हुआ। इतना कहकर मोहन ने उस पोटली को उठा लिया। अचानक चतुर सिंह की नजर मोहन पर पड़ गई और वो कड़क आवाज में बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो युवक। ये पोटली मेरी है, इसे ले जाने की गलती से भी मत करना। रुक जाओ। ए मूर्ख, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। ये चुराया हुआ धन है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा।
चतुर सिंह गुस्से से मोहन को घूरने लगा, मगर मोहन ने उसे नजरअंदाज किया और पोटली लेकर अपने गांव चला गया। चतुर सिंह उस व्यक्ति से बोला, पता करो ये कौन है, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा, पता करो। इधर मोहन उस पोटली को अपने घर ले आया और उसे खोलकर अपने पिता रतन को दिखाने लगा। हाँ, अरे तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया मोहन? मोहन अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने सही किया ना? मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मंत्री चतुर सिंह और राजा विक्रम 2 सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। चतुर सिंह राजा विक्रम से बोला, ये देखिए महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि खजाने की बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती किसने चुराए हैं। ये देखिए, चोर आपके सामने खड़ा है और आपके खजाने से चुराया हुआ धन भी सामने पड़ा हुआ है। इस चोर का नाम मोहन है महाराज। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ऐसा मत कीजिए महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की है, ऐसा मत कीजिए। बकवास बंद करो। जी तो चाहता है कि इसके साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी कारागार में डलवा दूं। लेकिन तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कारागार में अपना बचा हुआ जीवन बिताओ। अपने बेटे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ दिन बाद इसे राज्य में सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन हाँ, इसके जुर्म में तुम पति पत्नी बराबर के भागीदार हो। तुम्हें भी सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करता हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारा ये घर भी तुमसे छीनता हूँ मैं। महाराज ऐसा मत कीजिए, ये धन मैंने नहीं चुराया, बल्कि मंत्री चतुर सिंह ने चुराया है। मैंने तो इसे जंगल से उठाया था, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। बकवास बंद कर लड़के, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। सैनिकों, ले जाओ इसे। राजा विक्रम के सैनिकों ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। रतन और उसकी पत्नी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। रतन अब सड़क पर आ चुका था। रतन रोते हुए अपने भाई बिरजू के घर पहुंचा और उसे सारी घटना बताने लगा। अब भैया बात ऐसी है कि अगर आप मोहन को बचपन से ही मेहनत करना सिखाते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में खुद कभी तो मेहनत की नहीं। आप हमेशा भाग्य के सहारे ही जीते रहे और यही बात आपने अपने बेटे मोहन के दिमाग में भी डाल दी। अब आप क्यों रोते हो भैया? अब जैसा आप कहते हो वैसा ही तो हो रहा है। सब भाग्य का तो खेल है। अरे मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई बिरजू, मुझे बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया। इसलिए मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। अगर मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता, उसे तुम्हारी तरह मेहनती बनाता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठीक है, बस अब चिंता मत करिए भैया। मैं अपनी बेटी सुलेखा के साथ कल महाराज से अपने भतीजे मोहन की बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा। चुप हो जाइए आप, चिंता मत करिए, चुप हो जाइए।
अगले दिन बिरजू अपनी पुत्री सुलेखा के साथ राजमहल पहुंच गया। बिरजू राजा विक्रम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दासी राजा विक्रम के पास आकर बोली, महाराज, आपकी पुत्री की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। राज्य के सबसे बड़े वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चिंतित हो उठा और बिरजू और सुलेखा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों कल आना, हम तुम्हारी गुहार कल सुनेंगे। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी को देख सकती हूँ? लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों देखना चाहती हो? मुझे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है महाराज। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी बेटी को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुम सही कर दोगी। महाराज, जब आपकी बेटी के ऊपर किसी भी वेदों की जड़ी बूटी असर नहीं कर रही है तो एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। हो सकता है मेरी दी हुई जड़ी बूटी खाकर वो ठीक हो जाए। राजा विक्रम सुलेखा और बिरजू को अपने पुत्री के कक्ष में ले गया। सुलेखा ने देखा कि राजा विक्रम की पुत्री पलंग पर लेटी हुई थी। सुलेखा ने उसका हाथ पकड़कर देखा और कुछ देर बाद राजा विक्रम से बोली, महाराज, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुलेखा वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो एक जड़ी बूटी लेकर वापस आई। सुलेखा ने जैसे ही जड़ी बूटी राजा विक्रम की पुत्री को खिलाई, उसकी हालत में तुरंत सुधार आ गया। ये देखकर राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। राजा विक्रम ने सुलेखा की ओर देखकर कहा, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हमारी पुत्री को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया। शाबाश। मांगो, क्या मांगती हो, बोलो। महाराज, आपने कुछ दिन पहले जिस मोहन नाम के युवक को बंदी बनाया है वो मेरा भाई है। वो निर्दोष है महाराज, दोषी कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री चतुर सिंह है। एक बार आप उसे अपने तरीके से पूछिए, मुझे विश्वास है कि वो सच्चाई उगल देगा। सुलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री चतुर सिंह के पास गया और अपनी तलवार निकालते हुए बोला, सीधी तरह से बता दो, दोषी कौन है, तुम या मोहन? मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। राजा विक्रम का ये रूप देखकर मंत्री चतुर सिंह डर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा विक्रम ने मंत्री चतुर सिंह को उसी समय कारागार में डलवा दिया और मोहन को रिहा कर दिया। फिर राजा विक्रम ने बिरजू और सुलेखा को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती देते हुए कहा, मेरी तरफ से ये तुम दोनों का इनाम है। बिरजू, सुलेखा और मोहन ढेर सारा धन लेकर घर लौट आए। घर पर आने के बाद रतन अपने भाई बिरजू से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया। पिताजी सही कहा करते थे कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वो चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता।
रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद रतन सुधर गया।